Welcome to the Human Physiology Lectures. Today we are going to study about hemolytic disease of newborn. Hemolytic disease of newborn basically नए जन्मे बच्चे में आरबीसीज में हीमोलाइसिस होना स्टार्ट हो जाता है किसी वजह से, जिससे हीम का या हीमोग्लोबिन का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इस डिस्ट्रक्शन की वजह से ही इसे हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न कहते हैं। इस हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न का मेन कारण क्या है? That is due to the result of incompatibility of RH blood groups between mother and the fetus. fetus यानी यूट्रस में जब बच्चा होता है तो हम उसे फीटस कहते हैं। तो जब RH नेगेटिव मदर हो और फीटस RH पॉजिटिव हो तो ब्लड इनकम्पैटिबिलिटी हो जाती है ब्लड ग्रुप की, जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न है वो हीमोलाइटिक डिसीज़ यानी आरबीसीज़ के हीमोलाइसिस के वजह से ग्रसित हो जाता है। अब इसकी सीवियरिटी के हिसाब से इसको हमने कई जगह मैनिफेस्ट किया हुआ है, जैसे कि एक है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, दूसरा है इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटरम, तीसरा है कर्निकटेरस और चौथा है हाइड्रोप्स फीटालिस। जब हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस की बात करते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टराइजेशंस है। पहला है एरिथ्रोब्लास्टोसिस, यानी एरिथ्रोसाइट्स का जो साइज होता है वो बड़ा होता है। लार्ज नंबर ऑफ एरिथ्रोब्लास्ट जो है यानी बड़ी आकार की जो आरबीसीज हैं वो पेरिफेरल ब्लड में दिखाई देती हैं, जिसकी वजह से वो आरबीसीज जब एंडोथेलियल की छोटे छोटे पोर्स में से कैपिलरी मेम्ब्रेन की पोर्स में से निकलती हैं तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इसी की वजह से हीमोलाइसिस हो जाता है। ठीक है। दूसरा, इसमें और संभावना होती है एनीमिया की, क्योंकि आरबीसीज का हीमोलाइसिस हुआ है तो हीमोग्लोबिन भी डिस्ट्रक्ट हुआ है। एक्सेसिव हीमोलाइसिस की वजह से क्या होगा, बच्चा जो है वो एनीमिया से सफ़र करेगा एंड इन्फेंट डाई ड्यू टू सीवियर एनीमिया। एक्सेसिव हीमोलाइसिस क्यों हुआ? क्योंकि RH एंटीबॉडीज़ जो है वो बेबी के सर्कुलेशन में बन जाती हैं, जो कि RH नेगेटिव मदर से बनने के बाद आती हैं। इसकी जो मैकेनिज़्म है वो अभी हम आपके सामने डिस्कस करेंगे। दूसरा, इसकी सीवियरिटी के हिसाब से इसको बताया गया है इक्टेरस ग्रेविस नियोनेटरम। इसके क्या कैरेक्टराइज फीचर्स हैं? पर जो बच्चा है वो सफ़र करता है जॉइंटिस से। जन्म होने के 24 घंटे के भीतर जॉइंटिस जो है वो सफ़र करता है बच्चे को। और इसमें जॉइंटिस क्यों होता है? क्योंकि आरबीसीज का हीमोलाइसिस होने से जो हीम पार्ट है उससे बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी उसकी वजह से बच्चा जो है वो जॉइंटिस से सफ़र करेगा। ठीक है। एक्सेसिव फॉर्मेशन ऑफ बिलिरुबिन कॉज एक्सेसिव हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसीज। दूसरा, लिवर और स्प्लीन का एनलार्ज्ड हो जाना, तो ऐसे एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन भी जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरा आता है कर्निकटेरस। कर्निकटेरस का मतलब होता है न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। ये एक न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम है। इसमें क्या होता है, चूँकि बच्चे का ब्लड ब्रेन बैरियर इस अवस्था में पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाता, तो हीमोलाइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में जो बिलिरुबिन है, जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 18 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड हो जाती है से भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ब्रेन टिश्यू में एंटर कर जाता है और स्पेशली जो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेसल गैंग्लिया, ये वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है और उस टिश्यू को डैमेज कर देता है, जिससे बच्चे में मोटर डिस्टर्बेंस आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं कर्निकटेरस। फोर्थ आता है हमारा हाइड्रोप्स फीटालिस। हाइड्रोप्स फीटालिस सीवियर हीमोलाइसिस की कंडीशन होती है। इसमें यूजुअली जो फीटस होता है वो इडिमेटस होता है, स्वेल्ड होता है बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है, इंट्रायूट्राइन लाइफ हो जाती है, में डेथ हो जाती है फीटस की, बच्चे की। और जो फीटस है इडिमेटस हो जाता है, जैसे हमने आपको पहले बताया। किसी भी वजह से अगर बच्चा प्री मैच्योर बॉर्न भी हो जाता है तो भी वो जन्म लेने के कुछ घंटों बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ग्रॉसली लेवल पे हीमोलाइसिस होता है। तो हीमोलाइसिस होने से जो है वो ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होगा। ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज होने से जो है ब्लड में जो चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो डेथ की तरफ ज़्यादा सीवियरली जाएगा। और इसकी क्लिनिकल फीचर्स में आता है कि बच्चा ग्रॉसली इडिमेटस होता है और
यूजुअली तो ये इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ही बच्चे की डेथ हो जाती है, लेकिन किसी वजह से अगर प्री मैच्योर बॉर्न भी हो जाता है बच्चा, तो उस कंडीशन में जन्म लेने के कुछ घंटे बाद इस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। अब हम इसकी मैकेनिज़्म पढ़ते हैं कि ये जो हीमोलाइसिस के बारे में हम बोल रहे हैं कि जिसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस एक स्टेज आती है, कुछ बच्चे टेरस ग्रेविस नियोनेटरम से सफ़र करते हैं, कुछ कर्निक टेरस से, कुछ हाइड्रोस फीटालिस से, अकॉर्डिंग टू द सीवियरिटी। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली क्या होता है, जब फीटस RH पॉजिटिव हो और मदर RH नेगेटिव हो, तो RH पॉजिटिव में एंटीजन डी प्रेजेंट होता है ना, और RH नेगेटिव में कोई भी एंटीजन एंटी डी एब्सेंट होता है। अब क्या होता है कि जब फर्स्ट डिलीवरी होती है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है उस कंडीशन में, तो मैटरनल सर्कुलेशन का जो ब्लड है वो किससे मिल जाता है? अम्बिलिकल कॉर्ड के हटने के समय फीटल सर्कुलेशन का कुछ ब्लड जो है वो मैटरनल सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है। अब चूँकि फीटस जो है वो RH पॉजिटिव है और मदर जो है वो RH नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में एंटीजन डी, मदर के RH नेगेटिव एंटीजन डी जो है वो RH नेगेटिव मदर के ब्लड के संपर्क में आ जाता है। अब चूँकि हमें मालूम है कि एंटी डी जो है वो अपने आप प्रोड्यूस नहीं होती जब तक नेचुरली अकरिंग नहीं होती, लेकिन वो प्रोड्यूस तब होती है जब कोई भी RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव ब्लड के संपर्क में आता है। तो इस फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे जो बच्चा पहले पैदा होता है उस कंडीशन में ये मिक्सअप होता है, तो पहले बच्चे की जो जन्म होता है वो नॉर्मल हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं होता, क्योंकि उसमें सर्कुलेशन में पहली प्रेगनेंसी में कोई भी एंटी-डी एंटीबॉडी मदर के सर्कुलेशन में प्रेजेंट नहीं थी। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के टाइम में ये एंटी-डी एंटीबॉडी जो है मदर के ब्लड में बनना स्टार्ट हो जाती है जब पार्चुरेशन होता है। क्यों? क्योंकि RH पॉजिटिव फीटस का जो ब्लड है वो RH नेगेटिव मदर के सर्कुलेशन में एंटर कर जाता है। कब करता है? जब अम्बिलिकल कॉर्ड यूट्रस से अलग हो रही होती है, तो कुछ ब्लीडिंग होती है जो फीटस की जो मैटरनल सर्कुलेशन में मिक्स हो जाती है। तो मिक्स हो जाने से प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज़ एंटी-डी इन मदर, और ये बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट रहती है मदर के ब्लड में। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये IgG टाइप्स होती है, एबल टू क्रॉस प्लेजेंटल बैरियर। अब ये जो IgG टाइप एंटीबॉडीज़ है ये मैटरनल सर्कुलेशन से फीटल सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है, क्योंकि ये IgG टाइप है जो कि इजीली प्लेजेंटा को क्रॉस कर सकती है। जबकि पहली डिलीवरी में मदर के पास कोई एंटीबॉडी नहीं थी, लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के बाद मैटरनल सर्कुलेशन में एंटीबॉडी डेवलप हो गई। अब चूँकि सर्कुलेशन में एंटी-डी एंटीबॉडी डेवलप हो गई, तो अब ये जो सर्कुलेशन से एंटीबॉडी है ये फीटल सर्कुलेशन में आ जाती है सेकेंड टाइम, जब कोई मदर दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है जो कि RH नेगेटिव होती है। RH इनकम्पैटिबिलिटी रिएक्शन ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी, और जब सेकेंड जो फीटस है तो ये एंटी-डी एंटीबॉडीज़ मदर के ब्लड से फीटल सर्कुलेशन में एंटर कर जाती है बाई क्रॉसिंग प्लेजेंटल बैरियर, और ये RBCs का फीटल RBCs का एग्लूटिनेशन कर देती है। एग्लूटिनेशन मतलब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में RBCs का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, हीमोलाइसिस हो जाता है। ठीक है, और यही मैकेनिज़्म जन्म देती है हीमोलाइटिक डिसीज़ ऑफ न्यूबॉर्न को, और उसकी सीवियरिटी के हिसाब से हम इसको एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस, एक टेरस ग्रेविस नियोनेटरम, कर्निक टेरस या हाइड्रोप्स फीटालिस में सीवियरिटी के हिसाब से इसको मानते हैं। अब इसका प्रिवेंशन कैसे किया जा सकता है? पहली चीज़ कि फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी के बाद अगर एंटी-डी इंजेक्शन RH इम्यूनोग्लोबिन मदर में डाल दिया जाए, इंजेक्ट कर दिया जाए, तो ये RH पॉजिटिव एंटीबॉडी जो कि फीटस की सर्कुलेशन से फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पे मदर में बनी थी, क्योंकि फीटस जो था वो पॉजिटिव था, मदर उस समय नेगेटिव थी। फर्स्ट प्रेगनेंसी के डिलीवरी के टाइम पे जो
फीटस का पॉजिटिव यानी एंटीजन मदर के अंदर आके एंटीबॉडी डेवलप करवाया गया। ये जो एंटीबॉडी बनी है उसको हम एंटी डी इंजेक्शन देके पहले ही ख़त्म कर दें तो हम नेक्स्ट सेकंड बेबी के लिए ये प्रिवेंट कर सकते हैं कि हीमोलाइसिस नहीं होगा। दूसरा तरीका होता है कि अगर हम ट्रीटमेंट थेरेपी पे जाएं, सपोज ऐसा हो गया कि RH पॉजिटिव ब्लड RH नेगेटिव ब्लड मिक्सअप होने से और एंटी डी पहले नहीं दिया गया हो, उस कंडीशन में रिप्लेसमेंट ऑफ बेबीज RH पॉजिटिव ब्लड विद RH नेगेटिव ब्लड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, यानी फीटस के अंदर RH पॉजिटिव ब्लड को हटा के RH नेगेटिव ब्लड के साथ एक्सचेंज कर दिया जाए, ट्रांसफ्यूज़ कर दिया जाए, तो हम फीटस की बेबी की जो जान है वो बचा सकते हैं। आई होप एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस पे अगर शॉर्ट नोट आए, आपके पास एक टेरस ग्रेविस न्यूटेट्रम के क्वेश्चन पूछा जाए, कर्निक टेरस पे क्वेश्चन पूछा जाए, हाइड्रोफीटालिस के बारे में पूछा जाए, इन सब से रिलेटेड MCQs आप दे सकते हैं, शॉर्ट नोट्स आप बता सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबका सेम रहता है, इस पे बहुत अच्छा MCQ क्वेश्चन बनते हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी बनते हैं और इसके प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के बारे में आपको जानकारी मिल गई है। तो आई होप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ like and subscribe my channel. Wish you all the best. Good luck to all of you. Thank you.